निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर से पहले वाराणसी में महाभारत जैसे छिड़ गया। मोदी को वाराणसी के बेनियाबाग में रैली करने की इजाजत न मिलने की वजह से बीजेपी सड़कों पर उतर आई और उसने आरोप लगाने शुरू कर दिए। चुनाव आयोग पर टिप्पणी की कि चुनाव आयोग पक्षपात की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन मामले को स्थानीय प्रशासन की तरफ से बताया कि स्थानीय प्रशासन की ऐसी रिपोर्ट है कि सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं दी जा सकती और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि वो कोई पक्षतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है। आज इसी पर बहस शुरू हो गई। स्वागत है आपका निष्कर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम। चुनाव आयोग पहली बार असहाय दिखाई दे रहा हो ऐसा नहीं। इस चुनाव में नेताओं के अमर्यादित और बचकाने भाषणों पर चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस थमाने के अलावा कुछ भी नहीं किया और इससे उसकी साख पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए। आज इसी पर होगी निष्कर्ष में चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ सैयद फैसल अली, ग्रुप एडिटर सहारा उर्दू मीडिया के, पूर्णिमा त्रिपाठी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, विभाकर वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर कंटेंट एंड रिसर्च समय, इलाहाबाद से प्रोफेसर बद्री नारायण, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट और लखनऊ से अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद मोहन। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आइए देखें आज पहले सेगमेंट पे हम क्या देखने वाले हैं। पहले चर्चा ये कि मोदी को रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं देने का वाराणसी के डीएम का फैसला कितना जायज है। और कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग वाकई में सशक्त निकाय है या फिर उसे और अधिकार देने की जरूरत है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की वाराणसी के बेनियाबाग में रैली को प्रशासन की तरफ से इजाजत न मिलने को बड़ा सियासी मुद्दा बना डाला है। चुनाव आयोग ने इसे स्थानीय प्रशासन से जुड़ा मामला बताते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये वाकई सुरक्षा से जुड़ा मामला है या फिर हस्तक्षेप करने का चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है या फिर इसके पीछे कुछ और सियासत भरे कारण है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सबसे चर्चित निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आखिरी दौर में ही वोटिंग होनी है, लेकिन वहां के चुनावी घमासान ने नया मोड़ ले लिया है। मोदी को वहां शहर के बेनियाबाग में रैली आयोजित करने की इजाजत न देने का मामला तूल पकड़ चुका है। सुरक्षा का हवाला देकर जिला प्रशासन ने रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं दी। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि जब स्थानीय प्रशासन एक रैली को सुरक्षित आयोजित कराने में खुद को सक्षम नहीं पाता तो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटिंग कैसे करा पाएगा। इससे पहले वाराणसी में बड़े लाव लश्कर के साथ मोदी रोड शो कर चुके हैं। उस वक्त तो सुरक्षा को लेकर कोई खतरा महसूस नहीं किया गया, तो इस बार क्यों? वाराणसी का ताजा मामला वहां के स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल टीएन के बाद चुनाव दर चुनाव आयोग मजबूत होता गया और इसकी निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता गया। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई ऐसे राज्य थे जहां बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, पोलिंग बूथ पर हिंसा जैसे मामले मानव इतिहास के पन्नों में ही सिमट गए। लेकिन इस चुनाव में ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर फिर संदेह होने लगा है। इस बार देश के कई हिस्सों में बूथ कैप्चरिंग, बिहार में पोलिंग बूथ पर फायरिंग जैसी घटनाएं हुई। सुचारू मतदान संपन्न कराने के चुनाव आयोग के दावों को खोखला साबित कर रही है। वाराणसी में जो कुछ भी हो रहा है वो फिर पुरानी यादों में धकेलने के लिए मजबूर कर रहा है। रैली की इजाजत नहीं देने से उठा ये मसला क्या वाकई में सुरक्षा से जुड़ा है या फिर इसके पीछे भी कोई सियासत है? ये भी लगने लगा है कि न सिर्फ वाराणसी में बल्कि हर जगह पर स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग में संवादहीनता है या फिर दोनों में समन्वय की कमी है। वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर की फिलहाल की कार्रवाई से तो यही साबित होता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कभी आजम खान, कभी ममता बनर्जी, कभी नरेंद्र मोदी, ये इन चुनावों की बात है और कोई चुनाव ऐसा नहीं गुजरता जब किसी नेता की तरफ से चुनाव आयोग पर उंगलियां न उठती हों। हालांकि खुद नेताओं को पता है कि चुनाव आयोग की तरफ उंगलियां उठाना उनका सबसे आखिरी काम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस कद के नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाना, वो ब्यूरोक्रेट्स जो चुनाव की जिम्मेदारी देख रहे हैं उन पर सवाल उठने, ये कितना ठीक है और इसमें गलती किसकी है? आइए इस चर्चा की शुरुआत करें। काशी के मुद्दे पर विभाकर साहब, मोदी की चुनाव आयोग पर टिप्पणी, आपका नजरिया। देखिए, टिप्पणी की वजह जायज ठहराना हमारा काम नहीं है, लेकिन उसकी एक वजह है। आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई एक कैंडिडेट अपने कंस्टिट्यूएंसी में कैनवासिंग करने से रोका गया हो। वो रैली वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में करने की बात हो रही थी,
सुरक्षा को लेके अगर आप हवाला दे रहे हैं कि वो उचित नहीं होता, वो जगह ठीक नहीं थी, तो मेरा ये मानना है कि वो आपकी बात जायज हो सकती है कि सुरक्षा की नहीं है, बट सुरक्षा का आपने अगर ये बात है तो उसको आप उनको बताइए कि ये है रिपोर्ट जिसके बेसिस पे आप कर रहे हैं। उस रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन पहली दफा ये भी मैंने देखा है कि बीच इलेक्शन में फुल इलेक्शन कमीशन वो बैठता है और वो सफाई पेश करता है। वो उनका ये कहना कि ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है और उनके अंदाज से अगर वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था की वजह से रैली नहीं की जा सकती है तो इसलिए हम उनके साथ हैं। बिल्कुल सही है, किसी की भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कल को कुछ हो जाएगा तो फिर उसी जिलाधिकारी, उसी रिटर्निंग ऑफिसर पे सवाल हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं अविश्वास का कोई वातावरण तैयार हो गया है तो वो रिपोर्ट जिसके आधार पर यह बात कही गई है वो भी पक्ष सामने आना चाहिए। बट सिर्फ वहीं तक बात नहीं थी, रैली को परमिशन नहीं देना। शुरुआत में जब पहली दफा हुआ तो आपको गंगा आरती पे भी आपने परमिशन देने में देर की, बाद में आपने दिया, कहा आपने कि मैंने दे दिया है। आपने कहा कि 150 लोगों के साथ जो बुद्धिजीवी हैं होटल के बीच में जो बातचीत करने की बात होती है, आपने कहा कि ये भी हम परमिट नहीं करेंगे, बाद में आप कहते हैं कि नहीं ये आप कर सकते हैं। तो ये एक कैंडिडेट मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है, उसका अधिकार है, उससे आप वंचित करते हुए दिख रहे थे और उसमें अभी तक मुझको नहीं लगता है एज एन ऑब्जर्वर। बद्री के पास जाते हैं क्योंकि आपने कहा कि लगता है, जो एक के बाद सिलसिलेवार ढंग से आपने चीजें बताई कि लगता है कि पक्षपातपूर्ण था दूर से देखने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पक्षपातपूर्ण था, हम कह रहे हैं कि आपका जो भी है निश्चित तौर से सवाल उठाता है और उसमें उनको जिस सफाई के साथ कागज पे आना चाहिए था वो आए नहीं है। बद्री, आप क्योंकि लगातार आप बनारस जाते रहे हैं और वहां के पूरे ज्योग्राफिया से भी आप वाकिफ हैं, वहां की जो जिसे कहना चाहिए कि संस्कृति और जो पुराना इतिहास है वो भी। अब हवाला ये दिया जा रहा है कि प्रशासन ने कहा कि बेनियाबाग जो है वो थोड़ा सेंसिटिव जगह है और वहां हम इजाजत नहीं दे सकते। और ये भी बात ठीक है कि जो आरती है और इंटेलेक्चुअल से बातचीत है उसके बारे में भी उन्होंने बाद में इजाजत दी। आपको लगता है कि ये रवैया ठीक नहीं है? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह पर एक शख्स जो कि वहां कैंडिडेट है नहीं कर पा रहा प्रचार? नहीं, देखिए अलका, ये जो बनारस और मोदी का मामला है वो बड़ा विचित्र है। पिछले दिनों मोदी के लोगों ने लगातार वहां पर हिंसाएं की और उनकी मॉब जो होती है वो बड़ी अराजक सी मॉब होती है। एक तरह से वो अगर उसका आप व्यवहार देखें तो वो बहुत हिंसा की तरफ ले जाती है। उनके जो नारे होते हैं वो बहुत उत्तेजित करते हैं। बेनियाबाग एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है, यानी उसके बाद आप देखिए अगर उसको जो घेरा है और उसके आसपास की जो आबादी है वो जालियांवाला बाग की तरह हो जाएगी अगर वहां पे भीड़ ज्यादा आती है। और मोदी भीड़ इकट्ठा करते हैं, बीजेपी के लोग पूरे राज्य से बसों से लोगों को ले आया जाता है, नॉमिनेशन में लाया गया। हम लोग उस दिन बैठे हुए तो उस दिन वहां थे, तो इसके कारण बड़ी भीड़ इकट्ठी हो सकती है और उस भीड़ में कुछ भी हो गया, या किसी ने पत्थर भी फेंक दिया और अगर हिंसा हो गया तो जालियांवाला बाग जैसी स्थिति हो जाएगी। पहली तो ये। दूसरा, सांप्रदायिक तनाव की संभावना बहुत ज्यादा है, पहले भी हो चुका है वहां पर इन्हीं लोगों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ही हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन बहुत सजग है और मुझे लगता है उसको सजग रहना भी चाहिए। दूसरी बात जो है, इन्होंने 5 बातें मांगी थी, 5 स्पेस मांगा था, 5 तरह के कार्यक्रम दिए थे, वो भी लिखित बाद में दिया, पहले मौखिक दे दिया। प्रशासन का कहना है लिखित हमारे पास नहीं आया था। उन 5 में से 4 आप ये कह रहे हैं कि जो 2 परमिशन बाद में दी, जो इंटेलेक्चुअल से बातचीत करने का होटल में और आरती का, वो मौखिक था इसीलिए परमिशन देर में मिली और लिखित आया बाद में, जब उनको मिला अलका जब उनको लिखित मिला तो उन्होंने परमिशन दे दिया, लिखित नहीं मिला था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशासन ने सही किया या गलत किया, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर 5 में से 4 को क्या आपने बद्री जिससे बात की शुरुआत की है, क्या आपने प्रायोरिटी के ऑर्डर में वो रीजंस गिनाए हैं? अगर इसेंशियली पहला रीजन आपको यह दिखाई देता है कि मोदी इतने डिवाइसिव हैं, उनके नारे और उनके और वो जो हिंसा का आपने उदाहरण दिया, इस पूरे चुनाव के दौरान कहीं कोई ऐसी घटना का जिक्र है क्या जिसको साइट करते हुए कोई एक अधिकारी ये कहे कि नहीं? इसको लेकर अरविंद के पास चलें। अरविंद, ये जो कारण बद्री गिना रहे हैं ये जायज है आपकी निगाहों में? देखिए, मुझे नहीं लग रहा, यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। हमारी डेमोक्रेसी का आधार इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन उसका पिलर है। यहां प्रश्न, मूलभूत प्रश्न यह है कि हमारी डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी इज अंडर क्वेश्चन। उस क्रेडिबिलिटी के लिए आप एक कन्फ्लिक्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ इलेक्शन ऑफिसर वाराणसी वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट है। इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें वो ये नहीं कहता, वो कहता है प्रोफेशनल इनपुट फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन।
वो कहीं नहीं कह रहा कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट है। मेरा मानना है कि अगर यह वास्तविकता है और अगर किसी गलत इल्जाम की वजह से पूरी इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो सारी चीजें सामने रखनी चाहिए थी देश के कि ये इंटेलिजेंस इनपुट है। और जैसा कि अभी विभाकर भी कह रहे थे कि इस पूरी प्रक्रिया में आप पहले आरती मना कर देते हैं, 150 इंटेलेक्चुअल्स से मीटिंग में आपको लगता है कि वहां कोई टेररिस्ट थ्रेट हो गई या सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, लेटर ऑन आप उसको अलाउ कर देते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो चीजें सामने आकर के दिख रही हैं वो पूरी इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही हैं और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी आनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं सामने दिखनी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके ऊपर जब ऐसे सवाल उठते हैं, जो पूरी प्रक्रिया को, इतनी लंबी चौड़ी इस प्रक्रिया को जो पूरी तरह से उसकी देखरेख करते हैं, जब उस पर सवाल उठेंगे, पूर्णिमा जी, जब एक पार्टी ने लगाए फिर दूसरी पार्टी ने लगाए, हम देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसने इलेक्शन कमीशन को टारगेट नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन हमेशा बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। वही प्रिसाइजली प्रूफ है इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी का। सिर्फ एक पार्टी आरोप लगाती तो हम मानते कि उस पार्टी के साथ शायद इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है, लेकिन अगर सभी पार्टियां आरोप लगा रही हैं तो वो तो सबसे बड़ा उसके लिए सर्टिफिकेट हो गया कि वो न्यूट्रल है। वो हर किसी को उसके हिसाब से जो जायज नहीं है वो करने से रोक रहा है। बिसाइड्स हमको ये देखना होगा बैकग्राउंड इस इलेक्शन कमीशन का टोटल एक्सरसाइज के दौरान कि क्या उनका पक्षपातपूर्ण रवैया है क्या। ऐसी अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है अलका जी जिससे हम कह सकें कि वो सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए उन्होंने इस तरह का कोई आदेश जारी किया। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल से परमिशन ना दी ऐसा भी नहीं हुआ। वेन्यू चेंज करने की बात थी, वेन्यू चेंज बेनियाबाग के अलावा उन्होंने कोई और दूसरा वेन्यू सजेस्ट किया जिसकी इन्होंने अप्रूवल नहीं दी। बिसाइड्स उनके एक जगह और सभा है उसको परमिशन मिली, गंगा आरती की परमिशन मिली। गंगा आरती, अच्छा ये आप बताइए, आरती तो पूजा होती है, पूजा में कार्यकर्ताओं की भीड़ का क्या मतलब। अगर आपको पूजा करनी है एज एन इंडिविजुअल आप जाके प्रेम से पूजा कर सकते हैं। इस वजह से भी हो सकता है पूर्णिमा जी, ये सवाल नहीं तो सरचार्ज माहौल हो गया, इस वजह से ये एक इंटेलिजेंस वाली बात हो सकता है। सच क्या फैसल साहब, शायद बहुत सारी चीजें क्योंकि बाय द बुक और ट्रेडिशनल भी नहीं रह गई हैं, बड़े इनोवेटिव से तरीके लेके कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं और उसमें कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है, क्या इन वजहों से एडमिनिस्ट्रेशन कई बार इस तरह असमंजस में दिखाई देता है? सबसे पहली बात दिनेश की इस बात को देख लीजिए कि कम से कम एक वो इंस्टीट्यूशन इंडिया का जिसकी न्यूट्रलिटी और जिसकी फंक्शनिंग को हम लोग हमेशा सराहते हैं, नॉट नेशनली इंटरनेशनली भी उसको एक्नॉलेज किया जाता है। बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर आप बात करें तो इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है उसके लोग जाके ट्रेनिंग देते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को बताते, समझाते और पढ़ाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, तो इसको हम लोगों को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस तरह की आज घटना हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर अरविंद ने कहा कि कौन से इंटेलिजेंस की बात है, इंटेलिजेंस इनपुट सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं आता है, लोकल इंटेलिजेंस इनपुट भी होता है, छोटा ही इनपुट हो सकता है। ये याद रखिए जो पूर्णिमा भी कह रही थी कि माहौल बहुत सरचार्ज है वहां पे, क्या ये पॉसिबिलिटी कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पे लेने की कोशिश करेगा, क्या चांस लेने की कोशिश करेगा कि कोई छोटा सा हंगामा हो जाए जिस तरह का सरचार्ज एटमॉस्फेयर है। दूसरी बात ये कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप किसी धार्मिक कर्मकांड में नहीं इन्वॉल्व हैं, ठीक है आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा को एक इवेंट बनाने की जो कोशिश की जा रही है उससे भी माहौल खराब हो रहा है। याद रखिए मोदी जी के साथ जाने और अनजाने एक चीज लगी हुई है जिसको भी हम लोगों को चर्चा करते वक्त सामने रखना चाहिए। प्रोवोकेटिव नारे की बात है वो भी होता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी करवाते हैं, बिल्कुल नहीं करवाते होंगे, लेकिन ऐसा माहौल बनता है कि चीजें बिगड़ सकती हैं। तो जो भी जिला का अधिकारी होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी किसी संभावना को ही इनकार करे और हम उसके सवाल करने लगते हैं। तो इस बात को भी याद रखिए कि ये पॉसिबिलिटी है कि मोदी जी के वहां इलेक्शन लड़ने से इलेक्शन का जो माहौल है वो नॉर्मल इलेक्शन का माहौल नहीं है, बहुत डिवीजन है कम्युनिटीज में, बहुत सोसाइटी विभाजित हो रही है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर कुछ हो सकता है, इसकी थोड़ी सी भी रिमोट पॉसिबिलिटी है तो उसको अवॉइड किया जाए, एक। और दूसरी ये कि बहुत बड़ा इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी जो हम लोग कहते हैं कि हर पार्टी उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है, इसका मतलब वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, अपना काम प्रोफेशनली करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कि चूक भी होती हो, लेकिन उस पर कम से कम क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं आती हूँ आपके पास एक मिनट के लिए, हम क्योंकि जो फैसल कह रहे हैं अरविंद, ये बात जो आपने इंटेलिजेंस इनपुट की बात उठाई वो ठीक है। देखिए राज्य के पास भी आते हैं, ये हम सब जानते हैं कि राज्य के पास भी अपने इनपुट होते हैं, और ये बड़ा रिस्क कौन लेगा?
हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त इस चुनाव में मोदी को लेकर जो माहौल है, जो उन्माद है, उसे आप जोश कह लें, उत्साह कह लें, लहर कह लें, वेव कुछ भी कह लें, लेकिन उन्माद है जो नॉर्मल से ज्यादा है। ऐसे वक्त में एक रैली ज्यादा महत्वपूर्ण है या उस व्यक्ति की सुरक्षा? तो ये रिस्क कौन लेगा और क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए ये रिस्क? जो फैजल बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, लोकल इनपुट्स हो सकते हैं। सवाल यह है कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, तमाम लोगों को कैंपेन करने तक से रोक दिया, लेकिन वहां चीजें स्पष्ट थी, एक सामने आपके एविडेंस थी और उस एविडेंस के आधार पर इलेक्शन कमीशन डिसीजन ले रहा था, बैन तक लगा रहा था, सवाल नहीं उठा। हमने आपने भी इस कार्यक्रम में उस पर चर्चा विशेष अलग से नहीं की। यहां स्थिति थोड़ी फर्क है, यहां वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही। सही क्या है गलत क्या है तो एक इशू है, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी, राइट और रॉन्ग, अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। लोकल इनपुट है या नेशनल इनपुट है या इंटरनेशनल इनपुट है, मुझे लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी अगर आएगी तो देश को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं। और दूसरा, अगर मोदी के संदर्भ में चर्चा हो रही है विभाकर साहब, देश के किसी कोने में जाएं उनके लिए एक थ्रेट परसेप्शन है। वो जहां जा रहे हैं वहां अगर उनके कहने से लोग चार्ज अप हो रहे हैं और उस वजह से कुछ हो सकता है, तो सिर्फ बेनियाबाग में लागू नहीं है, वो बिहार में कई जगहों पर लागू है, वेस्ट बंगाल में कई जगहों पर लागू है। फिर ये सिर्फ वाराणसी में क्यों ये अतिरिक्त एहतियात दिखाई दे रही है? यहां पे मैं शुरुआत करने के पहले आपके जवाब का थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं। इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है वो पावर ये है कि पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करना, उसको डायरेक्ट करना और उसका सुपरिंटेंडेंस सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इस देश की सारी ब्यूरोक्रेसी इस समय सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी लोकल इनपुट पे आके खत्म नहीं हो जाती है, पहली चीज। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पे जिक्र हुआ कि वाराणसी में चूंकि कुछ एटमॉस्फेयर सरचार्ज है, कुछ बैकग्राउंड है और कम्युनल टाइप का कुछ बताया गया, लोग जो जानते हैं उनके हिसाब से वो बड़ोदरा से भी खड़े हैं, वडोदरा का भी वही इतिहास रहा है, बट वहां तो आपको यह करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां भी बहुत सरचार्ज एटमॉस्फेयर है, वहां भी गुजरात है जिसकी बात बार बार लोग कहते हैं, वहां पे क्यों नहीं उनके परमिशन किसी तरीके, वो हालांकि गए नहीं है, सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने के बाद से हो गया इलेक्शन, वो गए नहीं है वहां पे, लेकिन क्या ऐसी बात वहां पे हुई, कोई इस तरह की बात निकल के आई? तो ये माहौल एक तो बिगाड़ने वाली बात होती है जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं। दूसरी एक और है, अहम बात है, वो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनको ऊपर में थ्रेट परसेप्शन है जो कि नेशनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। इस देश में इतनी जगहों पे उन्होंने रैलियां की, थ्रेट परसेप्शन हर एक जगह था, इतने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने उन चीजों को परमिट किया। क्या इस देश की सिक्योरिटी की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि एक प्राइम मिनिस्टरियल एस्पिरेंट की बात छोड़ दे कि एक इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में एक कैंडिडेट की सिक्योरिटी प्रोवाइड आप नहीं कर सकते हैं? एक रैली उस इलाके में आप बंद कर सकते हैं, मान सकता हूं मैं, उसमें उनके इस चीज को नहीं इंकार करता हूं कि वो उसका हो सकता है जजमेंट, बट अल्टरनेटिव वेन्यू के लिए आप बात करते कि आप अल्टरनेटिव वेन्यू बताइए, मैं वहां पे कराता हूं। आरती में वहां पे किसी भी तरह की रैली की कोई बात ही नहीं थी। 150 लोगों के साथ सूर्या होटल में एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करना किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है भाई? दैट मीन्स द अथॉरिटी इज इनकम्पिटेंट। अरुण जेटली ने, मैं आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस बता सकता हूं, एक एक लेटर जो गया है, तो बोल रहे थे फिर आप, मैं पूरी की पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता सकता हूं। जब ये उन्होंने जाके मुलाकात की, उन्होंने कहा, इनिशियली उन्होंने कहा कि यस वर्बली इट्स ओके, उन्होंने इमीडिएटली ऑफिशियल लेटर दे दिया कि आप इसको कर दे, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। एसपीजी प्रोटेक्टी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जरूरी होता है कि यू हैव टू प्रोवाइड देम 48 आवर्स विंडो, कि वो रेकी करते हैं उस जगह को, वो सिक्योर करते हैं उसके प्लेस को, उसके ऊपर एक थ्रेट का परसेप्शन है, तो आप उसको 15 मिनट पहले और 2 घंटा पहले और 10 घंटे पहले आप परमिशन देंगे तो उसके लिए तो थ्रेट तो और बढ़ जाएगा, सिक्योर नहीं कर पाएगा। वो तो रिगमरोल जो है प्रोटेक्टी का, उसके हाथ में नहीं होता है कि वो करेगा। जो सिक्योरिटी का रिंग है, वो रिंग उस चीज को डिसाइड करती है कि आप यहां पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने वो विंडो ही नहीं दिया उसको काम करने के लिए, यू डिलेड इट, कि ऑटोमेटिकली उनको कैंसिल करना पड़ा। दे हैव टेकिंग पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट, तो ठीक है, दैट्स अनदर थिंग। बट ये जो ग्राउंड दिया जा रहा है, ग्राउंड इज एब्सोल्युटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बोला कि लेट परमिशन मिली और हम कार्यकर्ता नहीं इकट्ठा कर पाते, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। क्योंकि सिक्योरिटी का जो रिगमरोल होता है वो तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं है ना।
वो तो एजेंसीज की जिम्मेदारी है, और वो एजेंसीज के पास इतना वक्त होगा क्या जितनी पहले उन्होंने परमिशन दी थी कि वो सब कर नहीं, तो ये चीज तो अरुण जेटली ने नहीं क्लियर की ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये चीज नहीं क्लियर की कि वो सिक्योरिटी की वजह से हम वहां नहीं पहुंच पाए। वैसे जहां तक आरती की बात है वो तो जाके अकेले कर सकते थे, उसमें कार्यकर्ताओं की जरूरत केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि गंगा आरती के लिए कोई किसी को रोक नहीं रहा। मैं भी गया था, मैंने भी कर ली, मैं आज भी जा रहा हूं अपनी माता जी के साथ पूजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। यहीं पे डिफरेंस है बिटवीन अरविंद केजरीवाल और कोई दूसरा कैंडिडेट और नरेंद्र मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाएंगे तो अकेले जाना शायद उनके लिए चाह के भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वो बहुत लंबा लॉ लश्कर उनके साथ चलता है, और जब इतने बड़ी तादाद में लोग होंगे तो फिर जहां पे वो डिसएग्री कर रहे हैं विभाकर जी, वहां पे ये परसेप्शन आ जाता है। जो बात वो कह रहे हैं एकेडमिकली बहुत सही कह रहे हैं वो, लेकिन हम और आप सब जानते हैं, अपने सिक्योरिटी apparatus को समझते हैं हम लोगों को। आप देखिए, इंडिया इज नॉट ए कंट्री लाइक अमेरिका कि आप पूरे प्लेस को, पूरी जगह को आप सैनिटाइज कर दीजिएगा। आप ग्राउंड के प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश की विभाकर साहब, कि उस तरह का सिस्टम या उस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि 24 आवर्स आप कैमरा सर्वेलेंस करवा दीजिए, 24 आवर्स आप डॉग स्क्वाड करवा, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे में कहीं पर जहां पे जो ह्यूमनली पॉसिबल है उसको करने की जिलाधिकारी या जो भी वहां पे ऑफिसर होता है वो कोशिश करता है। आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन प्रैक्टिकल दुश्वारियां उसमें है, उसको भी ध्यान में रखें। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिर्फ ऑफिशियल एक ये चीज बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक शिकायत मिली थी गुजरात पुलिस की तरफ से, चूंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टिव है, कि स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात है, मैं यूपी की बात नहीं कह रहा, कि वहां पे जो उनके एडवांस, जो गुजरात पुलिस सिक्योरिटी के लिए जो उनके एडवांस टीम आती है, उनके साथ कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, द होम मिनिस्ट्री, द इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन सब्सिक्वेंटली इंटरवीन्ड, और वो लेटर गया बकायदा कि गुजरात से इनकी एडवांस जो पार्टी आती है, यू आर सपोज टू कोऑपरेट एंड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। असल में इसको इस तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है बद्री साहब, दोनों ही तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये कि कम से कम कुछ एक इंस्टीट्यूशंस को सैक्रोसेंट समझते हुए, ऐसा नहीं है कि उनको फुल प्रूफ माना जाए, लेकिन फिर भी उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, और यही हमारी डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए आवश्यक है। लेकिन दूसरा जो नजरिया है वो ये देखता है कि ठीक है, इंस्टीट्यूशन पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जिससे मिलकर वो पूरा इंस्टीट्यूशन बनता है, उसमें हर एक कंपोनेंट के बारे में ये गारंटी देना या ले पाना कि कहीं कोई बायस नहीं हो सकता और कहीं कोई दूसरा इंटेंशन नहीं हो सकता चीजों को करने के पीछे, ये गारंटी कोई नहीं ले सकता और नहीं लेना चाहिए। आप किस नजरिए को बाय करते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बायस, और हमारा कोई बायस नहीं है इसमें, इस टेक्निक में हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन क्या अरविंद साहब, ये सवाल अगर आपसे मैं पूछूं, क्योंकि अभी बद्री साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है और तस्वीर भी, क्या इसमें कोई एक नजरिए को पूरी तरह मानकर चला जा सकता है अगर दोनों ही नजरियों को हम इस समय देखें तो? देखिए, ये दोनों ही नजरिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों में एक बैलेंस की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि संवैधानिक संस्था है और इस तरीके के इलेक्टोरल प्रोसेस में सवाल उठेंगे इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन यहां दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बिल्कुल बरकरार रखनी पड़ेगी और बड़े से बड़े नेता को अधिकार नहीं हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर सके। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी होनी होगी, उसको स्वच्छंद नहीं छोड़ा जा सकता है। संविधान का इतना महत्वपूर्ण अंग जो कल को बनने वाली सरकार का निर्धारण करेगा, वो अगर बायस हो जाएगा तो सारी व्यवस्था धाराशायी हो जाएगी। इसलिए वो बायस ना हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत कड़ी व्यवस्था होनी पड़ेगी और जरा सा भी अगर ये पता लगता है कि बायस है तो सजा भी बहुत सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बद्री, अभी आपको हमारी आवाज आ रही? हाँ, बिल्कुल आ रही है। चलिए, हम आपकी शायद तस्वीर भी देख सकेंगे, तस्वीर भी हम आपकी बिल्कुल देख सक रहे हैं। ये बताइए कि अभी आपने सुना होगा, उस सवाल को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया। अब अरविंद कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसे पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, ये निहित है उसके संविधान में, उसके नियम कानून में। पर उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल दिखे, और अगर वो न्यूट्रल पाया जाता है तो भी एक कार्रवाई होती है और होनी चाहिए उसकी। इस इलेक्शन में बहुत सवाल उठ रहे हैं और अब ऐसा है कि बड़े बड़े कैंडिडेट भी, नरेंद्र मोदी जब आज खुद ही होकर ये बात कह रहे हैं कि मैं पूरे अधिकार से, पूरी जानकारी में ये आरोप लगा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का रवैया पक्षपातपूर्ण है, तो कहीं अकाउंटेबिलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भी तो बनती है। नहीं, देखिए, एक जो हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रलिटी इन ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम,
होना चाहिए, लेकिन प्राय कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रलिटी नहीं हो। लेकिन जो हम लोगों ने पूरे समय में इलेक्शन कमीशन के कार्यशैली को देखा है और जो हमारे साथी अभी कह भी रहे थे कि उसमें हर पार्टी आरोप लगा रहा है उन पर, इसका मतलब कि वो एक प्रोसेस के तहत काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बनारस अगर आप आए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का वहां उन्माद है, यानी वो कितना उन्माद और आतंक है। यानी जो भी बनारस की सिचुएशन है वो बहुत वोलेटाइल है और उसमें मोदी जी और बीजेपी इस मामले में माहिर है कि वो हर पॉलिटिकल मोमेंट को एक बड़े मोमेंट में बदल देती है। वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव इस सेंस में है कि वो एक बड़े पोलराइजेशन की तरफ ले जाती है जो वायलेंस की तरफ जा सकता है। चौधरी साहब, और शायद ये भी हमारी जिम्मेदारी में आयद होना चाहिए कि उन्माद और आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम से कम हम यहां ना करें, कि शायद इसी एपरेटस और इसी सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अतिरंजित शब्दों का इस्तेमाल कम से कम तब न किया जाए जब उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन विभाकर साहब, ये दोनों ही तरह की बातें, अब असल में देखिए, आप ठीक है, आप ये कह देंगे कि हमको कुछ चीजों को सैक्रोसेंट रखना चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस सोशल प्लेटफॉर्म वाले मामले में जहां आप फेसबुक से, ट्विटर से जुड़े हुए हैं, जहां आप उस डीएम की किसी से रिश्तेदारी बताते हुए और फिर वो व्हाट्सएप में सर्कुलेट होते हुए देख रहे हैं, वहां कहां आप ताले लगाएंगे? देखिए, दो चीजें। पहली चीज यह है कि इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल सिर्फ होना नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो हाड़ मांग के इंसान उसके पीछे होते हैं करने वाले। ये व्यवस्था जरूर बनाई गई है, एक स्ट्रक्चर कागज पे किया गया कि उनको है, लेकिन उसको पूरा करने वाले कौन होते हैं? 91 के पहले इलेक्शन कमीशन की क्या यही स्थिति थी? एक सेशन आता है और इलेक्शन कमीशन के प्रति लोगों की आस्था बदल जाती है। पिछले 10 सालों में मुझको नहीं याद है कि वो बिहार और वो उत्तर प्रदेश, खास करके ये, और हरियाणा, जहां पे बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, गोलियां चला करती थी और लोग मारे जाते थे, वो बंद हो चुका था। क्या वजह है कि आज इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ इलाकों से रिगिंग की खबर आ रही है? कल सीतामढ़ी में गोलियां चलानी पड़ती है, बूथ रिगिंग होता है। अगर ये कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ लचरता तो आइए, शिथिलता। नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ वो फुटेज है, एक्सक्लूसिव फुटेज, जिसमें यहाँ पे कोई ले जाकर अपने सामने वो वोट डलवा रहा है और कम से कम 100-200 लोगों को अपने सामने ले जाकर वो वोट डलवा रहा है। और मैं एक छोटा सा चीज, उनके कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक डाउट होता है, एक तस्वीर छपती है एक बड़े नेता की कि वो पोलिंग टाइम के समय में जहां पे बूथ है वहां पे वो खड़े दिखते हैं, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर अपने आप में बताता है इसमें कितना वक्त लगता है किसी को भी ये करने के लिए। आप संशय की स्थिति बना रहे कि नहीं बना रहे? बिल्कुल, आपको एक्शन तो पूछना तो चाहिए ना। नोटिस लिया और रिपोर्ट मांगेंगे, इसमें रिपोर्ट मांगने में देरी नहीं, आपको तुरंत करना चाहिए। नहीं, वो तो हमने मोदी जी के केस में भी देखा था, जब उन्होंने बिल्कुल बूथ से बाहर निकलते ही 100 मीटर 8 फीट की दूरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा अपना वो सिंबल के साथ किया था। तो इलेक्शन कमीशन थोड़ी ढिलाई तो दिखा रहा है, हम तो वो मान रहे हैं, लेकिन पक्षपातपूर्ण है ये हमारे पास एविडेंस नहीं है। हम कटघरे में अभी नहीं खड़ा कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन। लेकिन चलिए वो ना भी करें, लेकिन ये बात सिर्फ एक इतनी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन में जो अभी कमिश्नर हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, हर ऑफिसर के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये उतने प्रोएक्टिव नहीं है जितने इनसे पहले के लोग। हाँ, जितने दो या सेशन हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते फैजल भाई। हाँ, जैसे मोदी साहब ने उस दिन जो किया वोट देने के बाद, इलेक्शन कमीशन ने तुरंत मीटिंग की और शाम को 6 बजे तक उन्होंने रिपोर्ट मांगी। बिल्कुल, उसी टेलीविजन के फुटेज को देख के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जरा ये देखें। लेकिन ये जरूर है कि कई चुनावों में मैंने खुद देखा है बनारस जाकर, लेकिन इस बार जो माहौल है, कारण कुछ भी हो, कारण ये कि ये चुनाव थोड़ा बहुत हाई पिच पे हो रहा है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग, बहुत सारे 24/7 चैनल आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे। लेकिन वाकई ये सच है कि बनारस में इससे पहले चुनाव में ऐसा माहौल जैसा अब दिख रहा है वो नहीं दिखा था। खैर, हमने जब आम जनता के पास हम गए और हमने ये पूछा कि सुरक्षा का हवाला देकर किसी उम्मीदवार को, नरेंद्र मोदी वहां से उम्मीदवार है, उन्हें रोका गया, तो क्या किसी उम्मीदवार को उसी के निर्वाचन क्षेत्र में रैली आयोजित करने पर पाबंदी लगाना क्या जायज है? आइए देखते हैं क्या कहा लोगों ने। बिल्कुल जायज है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। सबकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, चाहे नेता है चाहे पब्लिक है, तो सबकी सिक्योरिटी उसमें मेन होती है। तो बिल्कुल सही है सर। ये सुरक्षा का हवाला देके उन पे रोक लगाई जाए, सरासर गलत है। उनकी अपनी एक आचार संहिता होती है, उसके तहत कुछ अटकाव कर सकते हैं, मगर किसी एक पार्टी और किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ इस तरह का बर्ताव ये उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस देश में हर एक को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करने का अधिकार है और इलेक्शन जो कमीशन है उसको परमिशन देना चाहिए। अगर बाकी सुरक्षा का मसला है तो मैं समझता हूँ प्रशासन ने फिर ठीक किया है वहां पर रैली को
इजाजत नहीं देने की जो उन्होंने एक लिया है, तो वो ठीक ही है। और हिंदुस्तान में कभी किसी को तो रैली के लिए रोका नहीं गया, तो मेरे समझ से ये सही नहीं है। ने उन लोगों को सिक्योरिटी दिया गया है और वो लोग लोकतंत्र में ये सब सही नहीं है, उनको सभा करने चाहिए और ये ठीक नहीं है हमारे ख्याल से। अगर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी उम्मीदवार अपने वोटिंग एरिया में जाकर अगर प्रत्याशी को संबोधित नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा हमारा एजेंडा क्या है, तो फिर उसको वोट कहां से मिलेंगे। क्यों इसी इलेक्शन कमीशन में कभी कोई टीएन सेशन जैसा अधिकारी चर्चा का विषय बन जाता है और वो ऐसा कुछ कर गुजरता है जिसका हवाला देकर आगे भी कहा जाता है कि इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन को सलाम करते हैं। जब पहल चुनाव कराने की आजाद भारत ने ठानी तो असल में यही इलेक्शन कमीशन हीरो बनकर निकला था। इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में सफल चुनाव कराए गए थे और कई बार इसने इस तरह के हीरोज दिए हैं, लेकिन क्यों फिर यही इलेक्शन कमीशन कई बार कटघरों में खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या टॉप पोस्ट पर कौन बैठा हुआ है, इससे इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स, अब इंडिया बनेगा और भी हेल्दी। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। हर दिन का स्टार्ट टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स के साथ। टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स, अब इंडिया बनेगा और भी हेल्दी। इस चुनाव से पहले यह कहा जाने लगा था कि देश में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रहे हैं। धांधली बीते दिनों की बात हो गई, लेकिन 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के भड़काऊ और बचकाने बयानों ने 64 साल के उम्रदराज चुनाव आयोग की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में लगा है। मतदान का प्रतिशत चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में आयोग का लोहा माना जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग अमर्यादित बयानबाजी और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नेताओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है? वो कुछ भी बोल देते हैं, हिंसा फैलाने वाला, सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला या फिर राजनीति की गरिमा को गिराने वाला बयान दे देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कारण बताओ नोटिस जारी करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। ना नेताओं को सबक मिलता है, ना वो डरते हैं। आजकल विवादित बयान देने का तो सिलसिला ही चल पड़ा है। वैसे तो ऐसी बयानबाजी को लेकर कई कानून हैं, पर ऐसे भाषणों के लिए नेताओं पर कार्रवाई नहीं किए जाने से ये सवाल गहराता जा रहा है कि क्या मौजूदा कानून निष्प्रभावी हो गए हैं। चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक भाषणों पर निगरानी रखने के लिए नई तकनीक का सहारा तो लिया है, लेकिन उसके पास किसी को गिरफ्तार करने या कानून का पालन कराने के अधिकार नहीं है। सत्ता की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कवायद इतने घटिया स्तर पर उतर आएगी, ये यकीन नहीं होता। नेता बोटी बोटी काटने की बात करने लगे हैं, विरोधियों को समुद्र में फेंकने की बात कहने लगे हैं, मतदान के बाद वोटर्स को स्याही मिटाकर दोबारा वोट करने की सीख देने लगे हैं, मतदान नहीं करने पर पानी बिजली काट देने की धमकी देने लगे हैं, बदला लेने के लिए मतदान करने को कहने लगे हैं, तो कई धर्म जाति का जिक्र करने लगे हैं। दलितों के घर में हनीमून मनाने जैसी घटिया बयानबाजी होने लगी है, तो नीच राजनीति जैसे जुमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने लगा है। और हैरानी की बात तो ये कि महज एक दो नेताओं को चुनावी रैली या कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर रोक के अलावा चुनाव आयोग नोटिस देने के अलावा कुछ करता नहीं दिखता है। चुनाव आयोग भी बड़े दम से कह रहा है कि इस चुनाव में मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड टूट रहा है, और ये सच भी है। तपती धूप में मतदाता घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और उत्साह से मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भरोसा उन्हें चुनाव आयोग से ही मिला है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग का ढुलमुल रवैया उनके उत्साह पर पानी फेरने का काम नहीं कर रहा है?
इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आयोग ने पिछले 64 साल में कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन अच्छे कामों पर स्तरहीन बयानों ने पर्दा डाल दिया है। आयोग को और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार और सियासी दलों से उम्मीद करना बेमानी है। खुद आयोग को अपने अधिकार छीनने होंगे। टीएन शेषन की तरह उन शक्तियों को न सिर्फ पहचानना होगा बल्कि उनका इस्तेमाल भी करना होगा, ताकि जहर उगलने वाले नेताओं पर लगाम लग सके। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में चुनाव हो रहे हैं। 81 करोड़ मतदाता हैं, 9 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं और 9 फेज में ये चुनाव हो रहे हैं। मेमंथ एक्सरसाइज है जिसे ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और ये भी हमें समझना होगा कि कैसे हर बार चुनाव दर चुनाव मतदाता ज्यादा निकल के आ रहे हैं और इसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर सबसे ज्यादा आरोप भी लगे हैं, सबसे ज्यादा कटघरे में भी इलेक्शन कमीशन को खड़ा किया जा रहा है। पूर्णिमा जी, क्या कारण एज ए होल हम देखें तो इतनी सफलता के बावजूद जिसको स्टडी करने बाहर से लोग आ रहे हैं, सवाल भी उतनी ज्यादा नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा है अलका जी, इतनी क्लोज मॉनिटरिंग है कि हर छोटी से छोटी वायलेशन भी सामने आ रही है, बिकॉज इतना ज्यादा मीडिया चारों तरफ है और इलेक्शन कमीशन की खुद सर्विलांस बहुत अच्छी है। हमें पिछला 2005 का मैं बताना चाहूंगी, बिहार में जब चुनाव हो रहे थे और जिस वक्त लालू यादव की साख दांव पे लगी हुई थी, एक इलेक्शन कमिश्नर थे जो वहां के बिहार के इंचार्ज थे और उनका टेरर था उस समय, और लालू यादव उनके खिलाफ बहुत बयान दे रहे थे कि वो बिल्कुल सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उसके पहले का आप लिंगदोह जी का या शेषन का कार्यकाल याद करिए, तो इलेक्शन कमीशन सख्ती दिखाता रहा है, लेकिन अब इतनी मॉनिटरिंग है कि वो थोड़ा जितनी सख्ती कर रहा है उससे ज्यादा वायलेशंस के केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन हम इससे क्रेडिबिलिटी पे सवाल अभी ना उठाएं तो क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कहीं कोई कंपोनेंट कुछ ऐसा कर सकता है जो इलेक्शन कमीशन की पूरी जो साख है उसके मुताबिक ना हो। वो कंपोनेंट भी डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करता है दिनेश जी, इस समय हमें तो क्या उस पर बात करना असल में इंस्टीट्यूशन की पर उंगली उठाने जैसा हो जाएगा? अगर उस ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो नोटिस लेके नहीं कुछ एक्शन लिया है और हम इस पे उठाते हैं सवाल, तो इसका मतलब कि हम इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को असल में क्वेश्चन कर रहे हैं। किस पर आयद होती है और कितनी आयद होती है? आजम खान साहब पर कितनी आयद होती है इलेक्शन से रिलेटेड? ममता बनर्जी पर कितनी आयद होती है कि वो इस बात का ध्यान रखें? और मोदी साहब और कुल मिलाकर जो डिस्कशन हो रहा है उस पर किस पर कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, या एकदम ये चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, इस पर एकदम साइलेंस होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि हर बात पर चर्चा होनी चाहिए और जहां पे बुरा लगता है, जहां पे लगता है कि वायलेशन हो रहा है, वहां पे उंगली भी उठानी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन जो अपने 300 अमलों के साथ काम करती है वो कहीं ना कहीं पूरे तौर पर डिपेंड करती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, ये अपनी जगह पे बात है। लेकिन इस बात से भी किसी को कोई मेरे ख्याल से इनकार नहीं होगा, कहीं कहीं कुछ केसेस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बायसेस दिखते हैं जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसको हम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वहां पे हुआ है बायसेस के तहत हुआ है, लेकिन ऐसा हो भी जाता है। लेकिन उसके बाद हम लोग सीधे अगर क्रेडिबिलिटी पे और इलेक्शन कमिश्नर के या इलेक्शन कमीशन के विवेक पे सवाल उठाए तो ये जल्दबाजी होगी, ये देखना चाहिए। आप याद रखिए कि एक छोटे से इशू पे अगर यशपाल कपूर साहब गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट होती है, उसका प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला आ जाता है, तो ये सारी घटनाएं हुई हैं। दूसरे ये कि आप हर बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि शेषन साहब के पीरियड में हुआ, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान का वो इदारा है जो बहुत पावरफुल रहा है शुरू से, चाहे शक्दर साहब रहे हो चाहे शेषन साहब रहे। शेषन की बात इसलिए आती है कि वो ईवीएम लेके आए और इसलिए ज्यादा चर्चा में आया, थोड़ी सी प्रोएक्टिव होकर काम करे। लिंगदो उनसे थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहे थे, ये संपत साहब थोड़ा उनसे डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन हर आदमी उस न्यूट्रलिटी को रखता है कायम और काम कर रहा है। हम लोग ये मान लेते हैं एक चीज, और दूसरी ये कि ये अगर आप मानिए या ना मानिए, ये एक सच है कि जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां पे हर तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक दूसरे ये कि वडोदरा से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे से नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकली बहुत चार्ज है। कैन यू थिंक कि आपको ये अंदाजा है कि आज की तारीख में कितना मीडिया प्रेजेंस वहां पे है? आपको पता है कितना वहां पे लोगों का प्रेजेंस है? क्या किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है? इसलिए वहां पे किसी चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है दिनेश। पर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फैसल अरविंद, यहां हम आपको जोड़ते हैं कि ये देखिए, एक चीज है कि सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, कभी लगता है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है या फिर प्रोएक्टिव होके कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन एक बात है,
हम भूल जाते हैं कि अब से 15-20 साल पहले जो चुनाव होते थे, हम सेंसिटिव एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एरियाज में भी गोली चल जाना, दहाई में संख्या में आंकड़ा जाता था कि इतने लोग इस चुनाव में मार दिए गए, मौत के घाट उतार दिए गए, बूथ कैप्चरिंग, मतपेटी लेके भाग जाना, ये सब चीजें इतनी आम थी। आज इलेक्शन कमीशन की वजह से, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जीरो एरर देगा, उतनी कॉम्पिटेंस होगी, ये संभव नहीं है कि जीरो एरर दे। लेकिन ऐसे में क्या ये नहीं होना चाहिए कि नेताओं को भी इस तरह से उंगली अगर उठाएंगे तो शायद ये मेहनत एक्सरसाइज जो मतदाता बढ़ते जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगा। दो तीन चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। पहला सच जो दिखाई पड़ रहा है कि 81 करोड़ मतदाता, 9 लाख बूथ, इतनी बड़ी एक्सरसाइज दुनिया के किसी कोने में नहीं होती। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस में हमारी डेमोक्रेसी और ये संस्था बहुत फिनोमिनल ग्रोथ दिखाती है। लेकिन अब एक बेंचमार्क बन चुका है। सेशन और लिंगडो, इन लोगों ने जो बेंचमार्क्स बनाए, हमें और इलेक्शन कमीशन से अपेक्षा है कि कम से कम उसको मेंटेन करेगा। और जब ऐसी संभावनाएं लगती हैं कि वहां कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और मुझे लगता है कि जैसा फैजल और बाकी लोग भी कह रहे हैं, ये सच है कि कहीं ना कहीं पूरी जो मैकेनिज्म है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंडेंट है। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका नियंत्रण रहे। वहां गलती होने की संभावना है तो वहां सख्ती होनी चाहिए। इस बार कम से कम इलेक्शन कमीशन, ये मैं नहीं मानता उसके पास पावर्स नहीं है, पावर्स है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिख रहा है, और ये बहुत जरूरी है। क्या ये इस पर निर्भर करता है अलका जी कि कभी कोई सुकुमार सेन इसलिए छा जाते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए मना कर देते हैं कि आप जिस टाइम पर कह रहे हैं हम उस टाइम पर चुनाव नहीं करा सकते? कभी कोई चुनाव आयोग का अधिकारी इसलिए चर्चा में आ जाता है कि वो बाला साहेब ठाकरे की तरफ उंगली उठाकर और उनको ये बताने की हिम्मत रखता है कि असल में आपको कायदों के तहत रहना चाहिए। क्या असल में ये मादा हर किसी में नहीं होता और इस वजह से ठीक है आपके पास, आपके हाथों में कमान है, आपके पास वो रूल्स और रेगुलेशन है जिसके तहत आपको काम कराने हैं बद्री साहब, लेकिन कई बार क्या टॉप पोस्ट पर कौन बैठा हुआ है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है? देखिए, व्यक्तित्व की भूमिका तो होती ही है और व्यक्तित्व से बहुत बदलती है चीजें, लेकिन हर व्यक्तित्व की अपनी शक्ति होती है और अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। जैसा कि फैजल जी बता रहे थे ना कि अलग अलग जो इलेक्शन कमीशन के व्यक्तित्व की अपनी खूबियां हैं, इसी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व की अपनी खूबियां हैं और सीमाएं भी हैं। लेकिन कई बार सिस्टम क्या होता है, इतना वेल ऑर्गेनाइज हो जाता है कि व्यक्तित्व की खामियां या व्यक्तित्व की खूबियां उसको बहुत दूर तक प्रभावित नहीं करती। तो इलेक्शन कमीशन शायद भारत में जिस तरह से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और उसने बहुत क्रेडिबिलिटी गेन की है। और ये जो छोटी मोटी चीजें हो रही हैं, यानी मैं कह रहा हूं कि क्या आप लोग जो बार बार कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे बनारस की घटना का रिव्यू नहीं किया होगा? क्या उसने कागज नहीं मंगवाए होंगे? क्या उसने वो सारे इनपुट्स नहीं देखे होंगे? देखे होंगे। और उसके बावजूद अगर वो बनारस के डीएम को शेक नहीं कर रहा है इस सवाल पर, तो इसका मतलब कि कहीं कोई ऐसी चीज है। भाई पटना में बम विस्फोट हो गया, नीतीश कुमार को उसके बाद आपने गाली देना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार नहीं आए थे, नीतीश कुमार वहां पर चले गए थे, नीतीश कुमार को आपने गाली देना शुरू किया। तो सजग और सचेत रहना प्रशासन का अपना काम है। और मेरा कहना है कि सुरक्षा के प्रश्न का, देखिए बीजेपी बहुत तेज है इस मामले में, किस तरह से उन्होंने इस मोमेंट का राजनीतिक उपयोग किया। लेकिन हम देखिए, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोगों का विषय बदल जाएगा। हम अभी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या वो वाकई न्यूट्रल है या फिर उसके जो पोस्ट पे, जो मुख्य पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसका काम करने का तरीका अलग है। पहले हम ये बताते हैं कि कुछ नियम कायदे होते हैं, कानून होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं। और भड़काऊ भाषणों पर चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग आरोपी नेता को नोटिस जारी करता है और जवाब मांगता है। जवाब से वो जब संतुष्ट हो जाता है तो आरोपी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और अगर असंतुष्ट होता है तो आरोपी नेता को जवाब देने का दूसरा मौका देता है, और असंतुष्ट रहने पर चुनाव आयोग आरोपी नेता से माफीनामा दायर करवाता है। भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की उम्मीदवारी रद्द करने में चुनाव आयोग की ज्यादा दिलचस्पी हालांकि नहीं होती है, और मामला जब बहुत गंभीर होता है तो ही चुनाव आयोग फटकार लगा सकता है। मामला ज्यादा गंभीर ना हो तो चुनाव आयोग, अगर ज्यादा गंभीर हो तो राष्ट्रपति से वो शिकायत करता है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, और ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पावर्स बता रही थी कि इलेक्शन कमीशन के क्या कर सकता है और क्या नहीं। जी, मेरे ख्याल से हम लोग के बहस के एक बुनियादी जो सच है, जनतंत्र में इलेक्शन कमीशन को अगर बनाया गया है तो ये नेताओं के सिर्फ बयानबाजी के लिए उसकी नहीं बनाया गया है। उनका बेसिक काम है कि जनतंत्र में
एज ए सिटीजन, मैं एक सिटीजन के हैसियत से बोल रहा हूं, मेरा वोट अहम है, नेता नहीं है उसमें। मेरा वोट मायने रखता है कि वो नेता कौन चुना जाएगा। वो नेता खड़े होते हैं और जनता वो तय करती, उनके सुनकर, उनसे मिलकर, उनकी बातों के आधार पे, उनके पॉलिसीज के आधार पे कि मेरा होगा कौन, चुनाव कौन होगा। और यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उनका इनका इसीलिए उनकी जिम्मेवारी बनती है। इस बार जो अगर शिकायत कुछ उठ रही है, शिकायत की तरफ जा रहा है, मेरा अगर वोट नहीं होता है, मैं एक इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मैंने वो सारी चीजें की हैं, प्रक्रियाएं पूरी की हैं, मेरा लिस्ट में नाम होता है, लेकिन मुझको वोट नहीं देने दिया जाता है, चाहे वो बूथ रिग कर दिया जाता है, चाहे वो वहां से लास्ट मिनट में कोई जगह पे बोगस वोटिंग कर देता है, कोई डिलीट कर देता है मेरे नाम को, तो उस समय इलेक्शन कमीशन को मेरे उस राइट को प्रोटेक्ट करना है। अगर एक वोट की अहमियत हम वोट देने वालों को समझाते हैं कि आप आइए और इस वजह से, क्योंकि आपका वोट इतना बेशकीमती है, आइए वोट कीजिए, अगर वो बेशकीमती वोट कभी किसी वजह से भी कोई नहीं दे पाता है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है। अब आपको बताते हैं कि भड़काऊ भाषण पर क्या कहता है कानून। जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लोगों को भड़काने के दोषी को आईपीसी की धारा 153A के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। दो संप्रदायों के बीच दुश्मनी फैलाने के उद्देश्य से बयान देने पर आईपीसी की धारा 505 के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान है। भड़काऊ भाषण के दौरान जान से मारने की धमकी देने पर आईपीसी की धारा 506 के तहत कार्रवाई की बात है। भड़काऊ भाषण देने वाले नेता के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा के तहत 123 के सेक्शन 3A के तहत कार्रवाई की बात है। जनप्रतिनिधित्व कानून में नामांकन रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। आयोग के पास आचार संहिता बनाने के सिवा आरोपी पर कार्रवाई के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं मिला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि कानूनन भी भड़काऊ भाषण देने वालों पर कब कब कितनी कितनी कार्रवाई होते हुए हमने देखी है। ठीक है, चुनाव आयोग की अपना एक मिजाज भी है उसका, और अपनी उसकी लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन अगर ये धाराएं और इनके तहत ये प्रोविजन कुछ कहते हैं, तो क्या टुकड़े टुकड़े कर देने वाली बातें हमने नहीं सुनी? क्या लोगों को भड़काने वाली बातें हमने नहीं सुनी? कार्रवाइयां कितनी हुई हैं? अरविंद साहब, कितनी याद है आपको? मुझे तो याद नहीं पड़ती। बिल्कुल टोकनिज्म हुआ है, कम से कम इसी इलेक्शन को देख लीजिए, सिर्फ टोकनिज्म के अलावा कुछ नहीं हुआ है। और जो बात अभी कही जा रही थी कि उन्माद हो जाता है वगैरह वगैरह, उसकी वजह से अगर किसी कैंडिडेट को आप कैंपेनिंग करने से रोकते हैं, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा फेलियर है। अगर वो ऐसा करता है तो इन्हीं धाराओं के अगेंस्ट पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इंश्योर करें कि उस कैंडिडेट को कैंपेन करने दें। तो फैसल, मतलब ये अगर ज्यादा इस तरह की चीजें आती है कि ज्यादा कार्रवाई करें, हम देख रहे हैं कि अगर कुछ पे ज्यादा कार्रवाई कर दी जाए और लगे कि, तो एक किस्म का डर होगा कि आगे से इस तरह के भड़काऊ भाषण, इस तरह के गाली गलौज वाला जो व्यवहार हो रहा है डेमोक्रेसी में, छोटे से लेकर बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, समुद्र में डूब जाएं, खून कर दें, बोटी बोटी कर दें, तो शायद ये ना हो। अलका, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए कि हमने भी देखा, आप सबने देखा होगा वरुण गांधी ने क्या कहा, हमने देखा अभी वो जो अमरोहा का कैंडिडेट है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि उन पर कार्रवाई नहीं चाहिए, हर किसी पर जो ऐसा करेगा कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाता है। हम सबने ये देखा, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारी चीज रिकॉर्ड भी हो रही है, सब कुछ सामने आ रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? बिल्कुल, हमारा सवाल ये बताइए क्यों नहीं हो पाई? इसलिए कि कानूनी दाव पेच में फंस करके मामला कहीं अटक जाता है। यही वास्तविकता है ना, चाहे वो वरुण के केस में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के फेवर में हो, चाहे आजम खान का मामला हो, कोई भी हो, ये वास्तविकता तो मानिएगा ना। हम जिस परिवेश में है, जिस सामाजिक सवाल को इस तरीके से लिया कि किसी एक कैंडिडेट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, किसी पार्टी, हमारा सवाल यह है कि क्यों नहीं इस पर कुछ ऐसा किया जाता कि बाकियों को इबरत हासिल हो। उसी पे आ रहा हूं, ये नहीं हो पाता। इतनी टेक्नोलॉजी के पास रिकॉर्डेड भाषण को लोग के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं से व्यवस्था में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। एक बात, दूसरी बात ये कि हर चीज के लिए दोषारोपण हमें कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 81 करोड़ वोटर्स के लिए हर तरह से सुचारू व्यवस्था करा दे, एक एक वोट की अकाउंटेबिलिटी करवा दे। शायद हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां नेताओं का ये हाल है, एक बार मैं बोल रहा हूं, आप बोलिएगा, जहां नेताओं का यह हाल है कि जो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हों, चाहे वो किसी राज्य के मंत्री हों, ये आजम खान साहब के संदर्भ में हम लोगों ने देखा, या लालू जी हों, या कोई, उन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। 3 आदमी का इलेक्शन कमीशन से आप पूरी मॉरलिटी, पूरी एथिक्स और पूरी प्रोफेशनलिज्म की बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सरकार को चला रहे हैं, जो लोग फिर इन्हीं इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर बात। चलिए, इस चुनाव में तमाम हिदायतों के बावजूद अमर्यादित बयानबाजी हुई
आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। क्या चुनाव आयोग का रवैया ढुलमुल रहा है? लोगों का कहना ये। जो भी पार्टीज हैं, एक दूसरे नेता के जो भी काम किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा संविधान है तो उसको फॉलो करना चाहिए सबको। चुनाव आयोग तो जैसे नेताओं का एक पार्ट बन के रह गया है कि जैसे नेता कहेंगे वैसे वो करेंगे। कोई चुनाव आयोग का कुछ इनके ऊपर कड़ी वो नहीं है, निगरानी नहीं है उम्मीदवारों के ऊपर, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही चल रहा है सब। निवडणूक आयोग ये भली बात है, अच्छा काम कर रहा है, उनके बारे में कुछ कहना नहीं। कुछ लोग गलत है जिसको उनको वो जायज नहीं है, तो निवडणूक आयोग के कतई दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहुत ढुलमुल रहा है। चुनाव आयोग का रवैया अगर जरा सा भी सख्त होता तो इस मुल्क का माहौल इतना खराब न होता। चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए, इससे पहले नहीं इलेक्शन हुए नहीं है। और चुनाव आयोग का रवैया थोड़ा रहा है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा है वो। तो फिर अगर वो पूरा नहीं कर रहे तो फिर गलत कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। ये इलेक्शन कमिश्नर तो ऑनेस्टी है, लेकिन उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो अब सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा इलेक्शन कमीशन, उसका पूरा एक एक्सरसाइज करने के लिए उनके पास लोग होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी देखिए कितनी बड़ी है। और उस जिम्मेदारी के हिसाब से क्या उनके पास उतनी पावर्स हैं? क्या उनको टूथलेस यूं ही कह दिया जाता है? आखिरकार वो एक एफआईआर ही कर सकते हैं और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं। पूर्णिमा जी, एफआईआर कर दिया, हमने कई मामलों में देखा। अभी हमने देखा, अभी जैसे मोदी जी के खिलाफ एफआईआर हुई और वो एक दिन में गुजरात पुलिस ने उसमें कह दिया कि कोई सब्सटेंस नहीं है, इससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता है। तो एक्चुअली में सिर्फ डांटने और घुड़की देने के अलावा इलेक्शन कमीशन के पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है। और ये हमने देखा है अमित शाह वर्सेज वो आजम खान का जो आपके कहने का मतलब ये है क्या मैम कि जहां पर वो कैंडिडेट पावरफुल है, अगर वो वहां का सीएम है, वो वहां जाए और वहां इस तरह की बातें कह दे, वहां भले ही वो रिपोर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन सीधे चुनाव आयोग को, लेकिन वहां वो बेबस हो जाता है कि आप ये इलेक्शन कमीशन हुआ है वो हो सकता है। अभी इसी चर्चा में कुछ देर पहले फैजल साहब ने पूर्णिमा जी ने आर्गुमेंट दिया था कि जब 2005 के चुनाव में लालू यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और एक इलेक्शन कमीशन, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं था, वो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर था, अगर उसकी घुड़की से, उसकी वहां पे मौजूदगी से रिगिंग रुक सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, आदमी अगर चाहता है तो वो करता है, आप नहीं चाहते हैं तो नहीं करते। जो फॉलो करना चाहेगा वो करता है। लालू यादव की उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन, राबड़ी की एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉलो किया। चलिए, ये चर्चा आज उस जगह पर है कि एक घंटे और चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी इस एक घंटे पर इसको विराम देते हुए निष्कर्ष की तरफ जाएं। आज का निष्कर्ष फैसल साहब। मुझे ये लग रहा है दिनेश की तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। जिस तरह की बात वहां पे हुई है, मुझे लगता है अगर मैं इसको मान भी लूं कि वहां पे कोई जानबूझ के किया गया है, तो इससे कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। हमको ये मानना चाहिए, हम ये मान करके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, पूरे लोग मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मोदी जी इसको पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है एक छोटी सी घटना थी, हो सकता है कहीं लैप्सेस हुई हो सिक्योरिटी की या एरर ऑफ जजमेंट हुआ हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, ये इसको तिल का ताड़ किया जा रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई भी एक जजमेंट, कोई ऑर्डर दिया है तो उसके पीछे वो वजहों को नहीं देखा होगा, हम ये मान के नहीं चल सकते हैं। पूरी फीडबैक उनके पास होगी, इंटेलिजेंस इनपुट्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, तब जाके उन्होंने एक फैसला लिया है और वो फैसला तथ्यों पे आधारित होगा, हमें ये मान के चलना होगा। तो बीजेपी उसको पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल जो खड़ा करके एक हंगामा बरपा रही है, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी, उसकी सैंक्टिटी हमें बना के रखनी होगी, तभी हमारा ये देश आगे जाएगा। इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया नहीं जा रहा है और आज जो हम लोग बहस कर रहे थे वो सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं कर रहे थे कि किसी एक पॉलिटिकल व्यक्ति को रोकने की कोशिश या साजिश करने की बात है। वो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना हो सकता है, बट एज अ सिटीजन ये मेरा ये मानना है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है कि सिर्फ आप न्यूट्रल होते हैं, ये इसका दावा करने से काम नहीं चलेगा। आपको न्यूट्रल दिखना पड़ेगा और जब तक आप वो नहीं दिखेंगे तो इस जनतंत्र में किसी भी इंस्टीट्यूशन पे इस देश के नागरिक अपने वोट के खातिर, अपने बुनियादी हक के खातिर आप पे सवालिया निशान उठा सकते हैं और इसे रोकना आपका अपमान नहीं होता है। अरविंद, आप क्या कहेंगे? इतना महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था, उसकी ऑटोनॉमी जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही उसकी अकाउंटेबिलिटी भी महत्वपूर्ण है। और वाराणसी कंटेक्स्ट में यह भी स्पष्ट हो रहा है कि हर महत्वपूर्ण डिसीजन इलेक्शन कमीशन का स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए
और वहां ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। बद्री साहब, मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है उसमें धीरे धीरे और भी परफेक्शन आएगा, काफी कुछ परफेक्शन है। और इस तरह के जब वो निर्णय लेती है तो मैं एकदम सहमत हूं कि बहुत ही सोच समझ के सारे रिव्यू करके ही लिए होंगे और उसमें बायस का बहुत कम स्पेस है, क्योंकि मैं उस कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटी को देख रहा हूं। मैं अभी कल भी जा रहा हूं बनारस, वहां क्या स्थिति है। आपने मुझे रोक दिया उस शब्द उपयोग से, लेकिन वहां पर माहौल वैसे ही है। मैं अपने निष्कर्ष ऐसे देता हूं कि सुरक्षा के प्रश्न का चुनावी उपयोग या राजनीतिक उपयोग ठीक नहीं। कोई तो हो जो शांति के लिए लड़े और शांति इसके लिए लड़ने वालों को समझे। क्या ये शांति के लिए आवश्यक था या ये असल में सियासत हर बात पर असर डालती है और उससे कई बार इंस्टीट्यूशन भी अछूते हैं? क्या ये भी सवाल उठने लगते हैं और क्या यही सवाल इस बार भी उठ रहे हैं? और सवाल ये भी है कि किसी एक कार्रवाई का, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या इलेक्शन कमीशन, जब कार्रवाई होती है तो असल में आप उस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं? बायस्ड मान रहे हैं, न्यूट्रल मान रहे हैं? इस पर भी निर्भर करता है कि आप खुद पाले में किस तरफ खड़े हुए हैं। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं, कल फिर एक अहम मुद्दा